वो सजी दुल्हन चेहरा झुकाए बैठी थी। चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। पूरे माहौल में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। अभी तक बारात क्यों नहीं आई? सबके चेहरे पर चिंता थी। तभी बाबूलाल वर्मा की जेब में रखा मोबाइल जोर से बज उठा। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव की और पूछा, बारात अभी तक क्यों नहीं पहुंची? लेकिन सामने से जो जवाब मिला उसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। उधर से कहा गया, लड़का किसी और को पसंद करता था और उसी से पहले ही शादी कर चुका है। अब बारात नहीं आएगी। बाबूलाल वर्मा कुछ पल तक फोन कान में लगाए हेलो हेलो करते रह गए, मगर उधर से कॉल काट दी गई। वह कुर्सी पर बैठ गए। माथे पर हाथ रखकर उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया और धीरे धीरे लोगों की फुसफुसाहटें तेज हो गईं। क्या लड़की में कोई कमी थी? अब इस बेचारी का क्या होगा? जिसकी दहलीज पर बारात ना पहुंचे उसकी जिंदगी तो जैसे खत्म ही हो जाती है। श्रेया की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने सिर और भी नीचे झुका लिया। उस मासूम सुंदर दुल्हन की हालत देखकर हर किसी का दिल पसीज रहा था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। बाबूलाल वर्मा जिस कंपनी में काम करते थे उसके मालिक इंग्लैंड बिजनेस ट्रिप पर होने की वजह से शादी में नहीं आ पाए थे, मगर उनकी पत्नी मिसेज कविता और बेटा अविनाश कुमार जरूर आए थे। दोनों ये तमाशा खामोशी से देख रहे थे। लोगों की बातें और बढ़ती जा रही थी। वर्मा जी की तो इज्जत का जनाजा निकल गया। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद अब कौन करेगा इनकी बेटी से शादी? मिसेज कविता की नजरें बस उस सहमी हुई लड़की पर टिक गईं। उसका मासूम चेहरा और भरे गालों पर बहते आंसू देखकर उनका दिल भर आया। तभी उन्होंने मन में एक फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे अविनाश की तरफ देखा और फिर बाबूलाल वर्मा से बोली, वर्मा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी को अपनी बहू बना लूँ। मुझे यह बहुत पसंद आई है। वर्मा जी तो हैरान रह गए। उनके होंठ कांपने लगे। पर बहन जी, अभी तो यह सब, इससे पहले कि वह कुछ और कहते अविनाश बोल पड़ा, माँ क्या हो गया है आपको? मिसेज कविता ने सख्त लहजे में कहा, अविनाश, इस वक्त किसी की इज्जत का सवाल है। आज वर्मा जी पर जो बीत रही है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी शादी करोगे और मैं कोई बहस नहीं सुनूंगी। इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की है, तुम्हें कहाँ मिलेगी? अविनाश के चेहरे पर बेबसी और गुस्से का मिश्रण था। उसे तो इस शादी में आना भी नहीं था, मगर उसकी माँ जबरदस्ती खींच लाई। अब वही माँ उसे अचानक शादी के लिए मजबूर कर रही थी। बाबूलाल वर्मा की आंखों में उम्मीद और कृतज्ञता दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तुम बहुत खुश रहोगी। श्रेया की आंखों से फिर आंसू टपक पड़े। जो सपना वो अपने होने वाले पति के लिए देख रही थी अब किसी और के साथ जुड़ने जा रहा था, मजबूरी में, समाज की इज्जत के नाम पर। अब तुम्हें ही मेरी इज्जत का मान रखना है। बाबूलाल वर्मा की यह बात कानों में पड़ी तो श्रेया बस चुपचाप सिर झुका गई और फिर देखते ही देखते वह किसी अजनबी के साथ फेरे ले रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि जिस इंसान से उसकी शादी हो रही है वो कैसा होगा, किस स्वभाव का होगा। बस इतना जानती थी कि अब यही उसका पति है और अब यही उसकी दुनिया है। श्रेया वर्मा 21 साल की गोरी, नाजुक और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी काले रंग की बड़ी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जिसे देखकर कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। वह बाबूलाल वर्मा की छोटी बेटी थी। अभी कुछ ही महीने पहले उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और अपने भविष्य को लेकर सपने बुन रही थी, मगर तभी बाबूलाल वर्मा की दूर की रिश्तेदार बहन एक रिश्ता लेकर पहुंच गई। उन्होंने लड़के की खूब तारीफें की। बहुत अच्छा घर है, पढ़ा लिखा लड़का है, सरकारी नौकरी में है और परिवार भी इज्जतदार। बाबूलाल ने ज्यादा सोचे बिना रिश्ता मंजूर कर लिया। श्रेया ने बहुत कोशिश की कि पापा को समझाए कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके मुंह से निकले हर शब्द पापा के ये तेरे भले के लिए हैं बेटी में खो जाते और आखिरकार जबरन उसकी शादी तय कर दी गई। मगर अब शादी के दिन बारात ही नहीं आई तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। फिर मिसेज कविता ने इज्जत बचाने के लिए अपना फैसला सुनाया, मैं अपने बेटे अविनाश की शादी श्रेया से करवाऊंगी। और बस बिना किसी तैयारी या पसंद नापसंद के श्रेया अविनाश कुमार की पत्नी बनकर कविता हाउस पहुंच गई। वह अब उस घर में थी जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। मिसेज कविता ने उसे कमरे तक छोड़ा और कहा, आराम कर लो बेटी।
कमरे में दाखिल होकर श्रेया कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही। उसकी नजरें कमरे के हर कोने में घूमी। बहुत बड़ा, बहुत आलीशान कमरा था। सफेद और काले रंग का हर चीज सलीके से सजी हुई। दीवारों पर लगे सजावटी शीशे, झूमर की हल्की रोशनी और कमरे में फैली सन्नाटे की गूंज उसे भीतर तक छू रही थी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ी और उसकी निगाह अचानक एक दीवार पर ठहर गई। वहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, किसी मर्द की। लगभग 28 साल का, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, माथे पर बिखरे गहरे काले बाल, तीखे नक्श, चौड़ा सीना और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे उनमें कोई राज छिपा हो। श्रेया कुछ देर तक बस उस तस्वीर को देखती रही। फिर जैसे किसी अनकहे खिंचाव में वह आगे बढ़ी। तस्वीर के सामने जाकर उसने हाथ बढ़ाया और उस फ्रेम को हल्के से छू लिया। तस्वीर की आंखों में झांकते हुए उसने महसूस किया कि मानो वो आंखें उसे ही देख रही हो। कुछ पल बाद उसने चेहरा मोड़ा और गहरी सांस ली। अब उसकी नजर कमरे के बाकी हिस्सों पर गई। हर चीज, फर्नीचर, दीवारें, पर्दे, सब कुछ ब्लैक और व्हाइट थीम में सजा था। उसे लगा मानो यह कमरा अपने मालिक के स्वभाव की तरह ही गहरा और रहस्यमय है। सख्त भी, लेकिन कहीं ना कहीं बेहद अकेला भी। वो धीरे से पलंग के किनारे पर जाकर बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खामोशी थी जो उसकी नई जिंदगी की पहली रात की गवाह बनने जा रही थी। यकीनन कमरे के मालिक को यह दोनों रंग, सफेद और काला, बहुत पसंद थे। कमरे की एक दीवार के साथ सलीके से एक स्टडी टेबल रखी थी। उसके पास एक छोटी सी अलमारी थी जिसमें कुछ फाइलें और किताबें रखी थी। दूसरी दीवार के साथ सोफे लगे थे और तीसरी दीवार पर एक बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल रखा था। उसी के बगल में ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम के दरवाजे थे। श्रेया अभी अभी कमरे का जायजा ले ही रही थी कि तभी दरवाजे की कुंडी हिली और दरवाजा धीरे से खुला। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने मुड़कर देखा, वहां से कोई अंदर आ रहा था। काले रंग की शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थी, नीली जीन्स और पैरों में जॉगर्स। उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी कि कोई भी सामने पड़े तो कुछ कहने की हिम्मत ना करे। बिना श्रेया की ओर देखे वह सीधे ड्रेसिंग रूम में चला गया। श्रेया वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। कुछ मिनट बाद वह वापस बाहर आया। अब उसने ढीली सी ट्राउजर और हल्की शर्ट पहन रखी थी। वह बिना उसकी तरफ देखे सीधा जाकर पलंग के पास बैठ गया और मोबाइल उठाकर चार्जिंग में लगाने लगा। श्रेया ने हिम्मत जुटाई, कुछ कहना चाहा, धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कांपते हुए अपना हाथ उठाया, जैसे उसके बाजू को हल्के से छूना चाहती हो। तभी उसकी आवाज गूंजी, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। उसकी आवाज बहुत गहरी और प्रभावशाली थी, इतनी कि सुनने में भले मीठी लगे, लेकिन उसमें ऐसा गुस्सा था कि श्रेया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके होंठ तक आए सारे शब्द वहीं रुक गए। उसका उठाया हुआ हाथ हवा में ही ठहर गया। वह पलटा, उसकी आंखें गहरी, धुंधली और ठंडी, जैसे नफरत उगल रही हो। उसने उसे देखते हुए कहा, किसी भी गलतफहमी में मत रहना। मैंने तुमसे ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरी माँ को तुम पसंद आ गई थी। उन्हें बस तुम ही बहू के रूप में चाहिए थी, इसीलिए मैंने उनकी खातिर हाँ कह दी, वरना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके शब्द जैसे किसी तेज धार वाले हथियार की तरह श्रेया के दिल को चीर गए। उसका दिल सिसक उठा, मगर आवाज उसके गले में ही अटक गई। वो वहीं खड़ी रह गई, जड़ की तरह। सामने खड़ा अविनाश उस कमरे का मालिक था और वही अब उसका पति भी। पर उस रिश्ते में ना अपनापन था, ना सुकून, बस एक मजबूरी थी जिसे दोनों को निभाना था, अपने अपने कारणों से। श्रेया की आंखों में एक चमक सी आई, शायद आंसुओं की या फिर उस एहसास की कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत प्यार से नहीं बल्कि ठंडे सन्नाटे से हुई थी। वो पलंग पर जाकर लेट गया। श्रेया बहुत देर तक वहीं खड़ी उसकी ओर देखती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस कंबल सिर तक खींचा हुआ था। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे कमरे में किसी की मौजूदगी का उसे एहसास ही ना हो। श्रेया के कदम डगमगाने लगे। उसे लगा अब वो अपने पैरों पर टिक नहीं पाएगी। सहारा लेने के लिए उसने आसपास देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। किसी तरह अपने कमजोर और थके शरीर को संभालते हुए वो सोफे तक आई और वहीं बैठ गई।
उसकी आंखों से बेआवाज आंसू लगातार बह रहे थे। अभी कुछ घंटे पहले ही तो उसकी शादी हुई थी और कुछ घंटों में ही उसके पति ने उसे उसकी औकात दिखा दी थी। उसने पलटकर बेड की ओर देखा जहां अविनाश करवट लिए सो रहा था। अब वो उसके सिर का सिर्फ एक कोना ही देख पा रही थी। फिर उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वो नहीं जानती थी कि कितनी देर तक वो यूं ही बैठी रोती रही, लेकिन उसने कोशिश की कि उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले, कोई सिसकी भी नहीं। शायद कहीं भीतर वो अब भी उम्मीद कर रही थी कि कोई आएगा, कुछ कहेगा या बस एक बार समझ लेगा कि वो कितना टूटी हुई है। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। नींद में भी वो बेचैन थी। सपनों में वही हादसा, वही ताने, वही नफरत का चेहरा। अचानक वो चीखते हुए उठी। उसकी आवाज से अविनाश की नींद खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और लैंप जलाया। रोशनी में उसने देखा श्रेया सोफे पर बैठी थी, सिर दोनों हाथों में दबाए फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हिचकियां कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। अविनाश का चेहरा सख्त हो गया। वो झटके से पलंग से उठा और नंगे पांव कालीन पर चलता हुआ उसके पास पहुंचा। अगले ही पल उसने श्रेया को पकड़कर झचकोर दिया। चुप, एकदम चुप रहो तुम। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, तूफान था। श्रेया डर के मारे सिहर उठी। उसने कुछ कहना चाहा मगर आवाज गले में ही अटक गई। अविनाश की आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। दिन में क्या कम तमाशा लगा चुकी हो जो अब मेरी रातों का भी चैन हराम कर रही हो? वो चिल्लाया। श्रेया कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसने उसका हाथ छोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलते हुए वो सख्त लहजे में बोला, बाहर जाओ। जब दूसरों की नींद खराब करना बंद कर दो तभी इस कमरे में आना। श्रेया ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें हैरत और दर्द से भरी थी। अविनाश ने उसके बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन मैं कहाँ जाऊं? यहाँ बहुत ठंड है, प्लीज दरवाजा खोलो। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा बंद था और भीतर बैठे इंसान को शायद अब किसी की परवाह नहीं थी। बेबस होकर श्रेया वहीं दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गई। ठंड ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया था। उसकी हिचकियां अब धीमी पड़ रही थी मगर आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। कुछ देर बाद वो उठी और बाहर पड़े सोफे पर जाकर बैठ गई। वहीं टिककर वो फिर रो पड़ी। उसकी निगाहें ऊपर छत पर जमी थी जहां एक बड़ा झूमर लटक रहा था। उसकी रोशनी कभी पीली पड़ती, कभी सफेद होती। श्रेया की आंखें बोझिल होने लगी। धीरे धीरे नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। उसी ठंडे सोफे पर, उसी बर्फ सी रात में सुबह का उजाला फैल चुका था। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। आंखें खोली तो सामने वही चेहरा था, अविनाश। उसके तेवर कल रात से भी ज्यादा सख्त थे। वो जल्दी से उठ बैठी और उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा। अविनाश ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो अब उठो, जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। उसके लहजे में ताना साफ झलक रहा था। श्रेया ने सिर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस मन ही मन उस कड़वे सच को निगल लिया कि अब यही उसकी जिंदगी है, ठंडी, खामोश और बिन हमदर्दी की। उसका इशारा श्रेया की लाल हुई आंखों की तरफ था जो रो रो कर सूज चुकी थी। इतना कहकर वो सोफे से उठा, अपनी शर्ट के बटन ठीक करते हुए बोला, और सुनो, ये सारी बातें मम्मी को नहीं पता चलनी चाहिए वरना तुम नहीं जानती कि अविनाश कुमार क्या चीज है। इतना कहकर वो गुस्से से चला गया। श्रेया ने धीरे धीरे पास पड़ा दुपट्टा उठाया, उसे गले में डाला और एक नजर उस कमरे के आधे खुले दरवाजे की ओर डाली जो कल रात उसके लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन आज वही दरवाजा खुला था। उसने गहरी सांस ली और अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। कमरे में दाखिल होकर वो बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो देखा कि अविनाश शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। सफेद शर्ट के बाजू कोहनियों तक मोड़े हुए थे। काले रंग की जीन्स पहने वो अपने बाल सेट करते हुए खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। उसके चेहरे की सख्ती और खामोशी देखकर श्रेया का दिल फिर से भारी हो गया। बिना कुछ कहे
कमरे से निकलकर नीचे चली आई। मिसेज कविता की नजर जैसे ही उस पर पड़ी वो मुस्कुराई। अरे श्रेया बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। उनकी आवाज सुनकर श्रेया थोड़ा संभली, मुस्कुराने की कोशिश करती हुई उनके पास गई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। कल रात को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? असल में सब कुछ इतना अचानक हुआ कि तुम्हारा कोई भी सामान मंगवाने का ध्यान ही नहीं रहा, मिसेज कविता ने कहा। श्रेया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं आंटी, मैं पापा से कह दूंगी, अपना सामान मंगवा लूंगी। मिसेज कविता ने अफसोस भरे लहजे में कहा, अरे क्यों बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो, कोई जरूरत नहीं पुराने कपड़ों या चीजों की। मैं आज ही अविनाश से कहूंगी कि वो तुम्हें साथ लेकर मॉल जाए और जो भी चाहिए हो अपनी पसंद से खरीद लो। नई जिंदगी शुरू हुई है तो नई चीजों से ही करनी चाहिए, पुराने कपड़ों की अब कोई जरूरत नहीं। उनके लहजे में इतनी कोमलता थी कि कुछ पल को श्रेया की आंखें नम हो गईं, लेकिन अविनाश का नाम सुनते ही उसके दिल में फिर कुछ टूट सा गया। उसने धीरे से कहा, उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है आंटी, मैं अपना सामान मंगवा लूंगी। इससे पहले कि मिसेज कविता कुछ कह पाती, अविनाश सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया और श्रेया के ठीक सामने वाली कुर्सी खींचकर अपनी माँ के पास बैठ गया। श्रेया की नजर उस पर टिक गई। उसका चेहरा उतना ही गंभीर था जितना बीती रात। वो और भी आकर्षक लग रहा था, मगर ठंडा और सख्त। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मिसेज कविता बोली। मैं सोच रही थी कि आज तुम श्रेया को मॉल लेकर जाओ और इसके लिए कुछ नई चीजें ले आओ। देखो तो सही, कल रात से एक ही ड्रेस में है। अविनाश ने हल्की नजर उठाकर श्रेया की तरफ देखा। उसकी आंखों में ठंडापन और बेरुखी थी। श्रेया ने तुरंत नजरें झुका ली। उसे उस एक नजर से भी बहुत चोट पहुंची। फिर उसने अपनी माँ की तरफ मुड़कर कहा, सॉरी मम्मी, लेकिन मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिसेज कविता का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उनके हाथ में रखा निवाला थाली में गिर गया। उन्होंने भौंवे चढ़ाकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी के अगले ही दिन कौन काम पर जाता है? तुम्हारे एक दिन न जाने से ऑफिस बंद नहीं हो जाएगा। थोड़ा वक्त अपनी पत्नी के साथ भी बिताओ, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। उनके लहजे में गुस्सा साफ झलक रहा था। कमरे में खामोशी छा गई थी। श्रेया सिर झुकाए बैठी थी और अविनाश का चेहरा अब भी वैसा ही सख्त था जैसे कोई पत्थर जिसके अंदर जज्बात नहीं। अविनाश झुंझला उठा, मम्मी ये कोई प्लान की हुई शादी नहीं थी, ये तो बस एक हादसा था, एक अचानक लिया गया फैसला जिसके लिए मैं 12 घंटे पहले तक भी तैयार नहीं था। आपने जैसे मेरे सिर पर बम फोड़ दिया था, और अगर आपको लगता है कि इस शादी की वजह से मैं अपना काम छोड़ दूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना तो मैंने अपनी टीम को बताया है कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ और ना ही ये कि मेरी शादी हो चुकी है। वो जल्दी से एक टोस्ट मुंह में डालते हुए बोला, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मिसेज कविता ने भौंवे चढ़ाते हुए कहा, तो छुट्टी कर लो ना बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? अपने बॉस को बता दो कि आज नहीं आ पाओगे। अविनाश ने थके और बेबस से अंदाज में माँ की ओर देखा। मम्मी प्लीज मेरे लिए और मुश्किल मत खड़ी कीजिए, मैं पहले ही उस कल रात हुए फैसले से उबरने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। उसने बात खत्म करते हुए हल्का सा सिर घुमाया और इशारा किया श्रेया की तरफ जो चुपचाप उसे देख रही थी। मिसेज कविता ने भी एक नजर श्रेया की तरफ देखा, फिर सिर झटकते हुए गहरी सांस ली। वो समझ रही थी कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, जाओ जो सही लगे करो। अविनाश गुस्से और बेचैनी के साथ वहां से निकल गया। मिसेज कविता के चेहरे पर अफसोस उतर आया। उन्होंने देखा कि श्रेया के चेहरे पर उदासी छा गई थी। बेटा तुम परेशान मत हो, उन्होंने नरम लहजे में कहा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, अभी तुम नाश्ता करो। उनकी आवाज में सहानुभूति थी। श्रेया ने जबरन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने विचारों से खुद को निकालते हुए प्लेट की तरफ ध्यान किया। वो चुपचाप नाश्ता करने लगी। शादी को एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अविनाश का रवैया अब भी वैसा ही ठंडा और दूर था। बस फर्क इतना था कि अब उसने उसे कमरे में जगह तो दे दी थी, मगर दिल में नहीं। आज भी मिसेज कविता ने जोर देकर दोनों को साथ डिनर पर भेजा था। श्रेया ने मना तो नहीं किया, लेकिन पूरे रास्ते खामोशी उसके साथ थी, वही खामोशी जो इन 7 दिनों से उनके बीच दीवार बनकर खड़ी थी। उनकी गाड़ी शहर के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक भी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ था।
श्रेया खिड़की के बाहर देखती रही और अविनाश ने भी एक बार उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। गाड़ी रुकते ही अविनाश ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। श्रेया ने एक पल उसकी ओर देखा। वो पहले ही तेज कदमों से रेस्टोरेंट के अंदर जा चुका था। उसने गहरी सांस ली और उसके पीछे चल दी। उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उसके साथ अंदर चली गई। अविनाश सीधे एक कोने वाली टेबल की तरफ गया और बैठ गया। श्रेया भी चुपचाप उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। उसे अविनाश की यह खामोशी अजीब लग रही थी। आज उसने ना गुस्सा किया था, ना ताना मारा था, बस चुप था, जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो मगर बाहर सब कुछ ठहरा हुआ हो। क्या लोगी खाने में? अविनाश ने उसी संजीदा लहजे में पूछा। उसकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, चेहरा भी एकदम शांत। श्रेया ने चौंक कर उसे देखा, फिर जल्दी से नजर झुका ली। जो आपको ठीक लगे वही मंगवा लीजिए, उसने हल्की आवाज में कहा और होंठ भींच लिए। अविनाश ने बिना कुछ बोले मेन्यू उठाया और वेटर को ऑर्डर दे दिया। श्रेया के मन में कसक सी उठी। वो चाहता तो पूछ सकता था, एक बार कह देता कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाओगी, मगर जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रेस्टोरेंट में धीमा म्यूजिक बज रहा था। चारों तरफ लोगों की हंसी, बातें और चमकती लाइटें थी, मगर उनकी टेबल पर सन्नाटा पसरा था, जैसे किसी ने वक्त को वहीं रोक दिया हो। अभी 2 मिनट ही बीते थे कि अविनाश का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर डालते ही चेहरा थोड़ी देर को बदला, फिर वह उठकर साइड में चला गया। श्रेया वहीं बैठी रह गई, निगाहें उसके पीछे तक जाती रहीं। उसके अंदर एक अनकही टीस उठी थी। वो सोच रही थी, क्या सच में उसे मेरी परवाह नहीं, या उसके अंदर कुछ ऐसा है जो वो कह नहीं पा रहा। मगर जवाब के इंतजार में बस खामोशी थी, वही खामोशी जो उनके रिश्ते की पहचान बन चुकी थी। वो दोनों साथ होकर भी साथ नहीं थे और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। अविनाश ने जब मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर उसके दोस्त शरद का नाम चमक रहा था। उसने कॉल रिसीव की। यार, एक बड़ी दिक्कत हो गई है। उधर से शरद की परेशान सी आवाज आई। क्या हुआ? अविनाश ने भी चिंता भरे लहजे में पूछा। अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी पहुंचो, फिर बताता हूँ। शरद ने बिना कुछ और कहे फोन काट दिया। अविनाश कुछ पल वहीं बैठा रहा, उलझन में। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर आई लोकेशन देखी। वह रेस्टोरेंट से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर थी। उसने एक नजर श्रेया की तरफ डाली। वो अब भी चुपचाप उसकी ओर देख रही थी, उम्मीद भरी आंखों से, जैसे उसे पहली बार वो कुछ अपना समझे। तुम खाना खा लो, उसने धीरे लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा। मुझे जरूरी काम से जाना है, बस पास ही जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। अगर थोड़ी देर हो जाए तो तुम बिल पे कर देना, मैं तुम्हें खुद पिक कर लूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी कार की चाबी टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। उसके लहजे में कोई अपनापन नहीं था, बस एक ठंडी औपचारिकता थी। श्रेया कुछ बोल ही नहीं पाई। वो हैरान थी, कैसे कोई इंसान इतना आसानी से किसी को यूं अकेला छोड़ सकता है। उसकी आंखों में नमी उतर आई। अविनाश बिना उसकी तरफ देखे चला गया। वो कुछ पल तक उसे जाते देखती रही, फिर सिर झुका लिया। आंखों से निकले आंसू उसके गालों पर फिसल गए। उसने धीरे से मेज पर रखी उस चाबी की तरफ देखा। उसे वो चाबी नहीं चाहिए थी, उसे तो बस उसका साथ चाहिए था। रेस्टोरेंट के चारों तरफ लोग थे, हंसी मजाक की आवाजें थीं, लेकिन श्रेया को लग रहा था जैसे वो किसी खाली कमरे में अकेली बैठी हो। उसका दिल घबराने लगा। उसने अपनी आंखों के कोनों से बहते आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। दिल में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, अगर इतनी ही जरूरी बात थी तो क्या मुझे साथ नहीं ले जा सकते थे? क्या मैं इतनी गैर हूँ उसके लिए? करीब आधे घंटे बाद अविनाश लौट आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की। श्रेया कार की खिड़की से बाहर देखती रही। रात के अंधेरे में गुजरती लाइटों के साथ उसका मन और भी खाली होता जा रहा था। उसके भीतर सन्नाटा उतर आया था, वही सन्नाटा जो उसे धीरे धीरे तोड़ रहा था। अविनाश ने एक पल उसे देखा, फिर हल्का सा गला साफ करते हुए बोला, सब ठीक है। श्रेया ने उसकी तरफ देखा,
कुछ कहना चाहा, मगर शब्द जैसे गले में ही अटक गए। बस आंखें झुका ली। उसके होठों पर खामोशी थी, मगर दिल के भीतर बहुत कुछ टूट चुका था। मगर श्रेया अभी भी गहरी सोचों में डूबी हुई थी। अविनाश को उसे पुकारना पड़ा। सुनो, उसने कहा, मगर श्रेया तो जैसे उसके होने से ही बेखबर थी, अपनी ही सोच में उलझी हुई। अविनाश हैरान हुआ। उसने जरा ऊंची आवाज में पुकारा, श्रेया। श्रेया एकदम से चौंकी, जैसे नींद से जागी हो। उसने हैरानगी से अविनाश की ओर देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उस आदमी ने आज पहली बार उसका नाम लेकर पुकारा था। वो बेहद बेयकीनी से उसकी ओर देखती रह गई। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? उसने खोए खोए बेबस से लहजे में पूछा। अविनाश को उसकी हालत पर थोड़ा शक हुआ। होश में तो हो ना तुम? जाहिर सी बात है, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अलावा गाड़ी में और कौन दिख रहा है तुम्हें? उसके लहजे में हल्का सा तंज था। श्रेया का सारा धैर्य जैसे टूट गया। आंखों में नमी भर आई। उसने जल्दी से चेहरा घुमा लिया ताकि वो देख ना सके। अब उसे जोर जोर से रोने का मन हो रहा था। नहीं, वो उसे लगा शायद आपने मेरा नाम लिया, मगर मैं भी कितनी पागल हूँ, खुद ही कुछ भी सोचने लगती हूँ। वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी बहुत दर्द भरी थी। अविनाश कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाया। उसके लहजे में जो हसरत थी, उसने उसे एक पल को खामोश कर दिया। गाड़ी में फिर कुछ देर तक खामोशी पसरी रही। सड़क के किनारे पेड़ों की परछाइयां गुजरती रही और इंजन की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुछ देर बाद अविनाश ने फिर बात शुरू की। शरद को मेरी थोड़ी मदद चाहिए थी, उसी के लिए गया था, इसीलिए तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सका। श्रेया ने धीरे धीरे चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। वो उसे अविश्वास से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सफाई दे रहा है। वो आदमी जो आम तौर पर किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं समझता था। बहुत देर तक वो चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई। मैंने आपसे कोई सफाई तो नहीं मांगी। उसका जवाब सीधा था, मगर उसके शब्दों में एक गहराई थी जो अविनाश को चुभ गई। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि घर जाकर मम्मी से शिकायतें ना करना। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत से मसले हैं। इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट में घूमता फिरूं, उसने तल्खी से कहा। श्रेया बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों से जैसे रोशनी बुझ गई हो। वो मुस्कुराने की कोशिश करती रही, मगर उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर चुका था। उसका दिल शायद सच में 100 टुकड़ों में बिखर गया था। फिर वो सोचने लगी कि आखिर वो किस इंसान के लिए इतनी कोशिश कर रही है, जो अपनी माँ के आगे खुद को इतना मासूम दिखाने की जिद में दूसरों के जज्बात कुचल देता था। उसे अभी भी अपनी माँ की बहुत फिक्र थी, अपनी माँ की नज़रों में इमेज बनाए रखने की, उनकी डांट से बचने की, और सबसे बढ़कर अपनी माँ को नाराज करने के डर की। शायद सच्चाई यही थी कि अविनाश को अगर दुनिया में किसी से सबसे ज्यादा लगाव था तो वो अविनाश को अपनी माँ से था। उसे माँ की डांट से नहीं, माँ के खफा हो जाने से डर लगता था। श्रेया की आंखों में अनजाने में ही नमी भर आई। वो उस पल खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसकी पलकों पर जो नमी जमा हुई थी वो धीरे धीरे आंसू बनकर उसके गालों पर बह चली। उसने अपना बैग खोला, पर्स में हाथ डालकर अविनाश का दिया हुआ कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। मैं आपकी माँ से कोई बात नहीं करूंगी और ना ही कोई शिकायत लगाऊंगी, उसने धीमे मगर टूटे हुए लहजे में कहा। मगर अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझसे नाराज रहना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए। ये रहा आपका कार्ड। उसके शब्दों में जितनी बेबसी थी उतनी ही टूटन भी थी। अविनाश एकदम से ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि शायद वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गया था। इसे अपने पास रख लो, उसने थोड़ा संभलते हुए कहा। कभी जरूरत पड़ सकती है। उसका अंदाज अब पहले जैसा सख्त नहीं था, मगर फिर भी दूरी बरकरार थी। श्रेया ने बिना उसकी तरफ देखे कार डैशबोर्ड पर रख दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही, उसने बामुश्किल अपने आंसू रोकते हुए कहा और चेहरा मोड़ लिया। अब वो इंसान उसका रहा ही नहीं तो फिर उसकी दौलत या मदद का क्या मोल रह गया था। अविनाश ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा,
मगर कुछ बोला नहीं। फिर उसने अपना ध्यान वापस ड्राइविंग पर लगा लिया। श्रेया खिड़की के बाहर देखने लगी। आसमान में चांद टंगा था, बिल्कुल खामोश और दूर। वो बुदबुदाई, चांद मिल भी जाए तो चांद कहाँ रहता है। उसने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद गाड़ी कविता हाउस के गेट पर पहुंचकर रुकी। एक लंबी रोशनी से भरी ड्राइववे के आखिर में जब कार को ब्रेक लगी तो श्रेया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा। वो उसी दुनिया में लौट आई थी जहाँ सब कुछ दिखता तो था पर महसूस कुछ नहीं होता था। बिना कुछ कहे वो गाड़ी से बाहर निकली और सीधे घर की तरफ चल दी। अविनाश भी उसके पीछे पीछे लिविंग रूम में दाखिल हुआ, लेकिन तब तक श्रेया सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जा चुकी थी। जब तक वह ऊपर पहुंचा वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। अविनाश यह नहीं जानता था कि वो जाग रही है या सच में सो गई है, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि उसने आज फिर श्रेया का दिल तोड़ दिया है। असल में वो जानबूझकर ऐसा ही करता था ताकि यह लड़की खुद ही उसकी जिंदगी से चली जाए। उसे अब किसी रिश्ते में दिलचस्पी नहीं थी, ना उसे कोई साथ चाहिए था, ना ही किसी रिश्ते को निभाने की ताकत बची थी। उसने तो शुरुआत में ही इस शादी को गंभीरता से लिया ही नहीं था। ना जाने उस वक्त उसे क्या हुआ था, किस कमजोर पल में उसने हाँ कह दी थी। लेकिन अब वो तय कर चुका था कि श्रेया को अपनी जिंदगी में और नहीं रखेगा। कुछ देर बाद उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर आकर लेट गया। तभी कमरे में चूड़ियों की हल्की छन-छन सुनाई दी। अविनाश ने झुलझुलाकर करवट बदली, आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो छनक कानों में और भी गूंजने लगी। उसे गुस्सा आने लगा। ये चूड़ियों की आवाज बंद करो, उसने गुस्से से कहा और करवट बदलकर उसकी तरफ देखने लगा। मगर जैसे ही उसकी नजर श्रेया के चेहरे पर पड़ी वो सन्न रह गया। उसके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान थे, चेहरा हल्का लाल हो गया था। वो करवट लेकर उसकी ही तरफ सोई हुई थी। शायद रोते रोते नींद आ गई थी। अविनाश बिना पलक झपकाए कुछ देर उसे देखता रहा। उसने शायद पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। वो सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कभी उस पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिला था। अचानक वो बेचैन सा हो उठा और जल्दी से नजरें फेर ली। अगली सुबह श्रेया को तेज बुखार था। 3 दिन तक वो इसी हालत में रही। अविनाश को भीतर ही भीतर महसूस हो रहा था कि उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह उसी का बर्ताव था। वो अजीब सी ग्लानि में डूब गया था, लेकिन बाहर से हमेशा की तरह सख्त बना रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रिश्ते को निभाना चाहता है या खत्म करना। कई दिन इसी उलझन में गुजर गए। आज मिसेज कविता अपनी किसी पुरानी दोस्त के साथ डिनर पर बाहर गई थी। घर में सिर्फ अविनाश और श्रेया थे। श्रेया ने रात का खाना बनाकर किचन से बाहर कदम रखा ही था कि तभी लिविंग रूम का दरवाजा खुला और अंदर 7-8 लोग दाखिल हुए। 4-5 लड़के और 3 लड़कियां। श्रेया हैरान होकर पलटी। उसने तुरंत सहजता से अपना दुपट्टा ठीक किया। उसकी नजरें सबके चेहरों पर घूमी। समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग घर में अचानक क्या करने आए हैं। अविनाश उन सबको देखकर एकदम हैरत में पड़ गया। वो जल्दी से सोफे से उठा और बोला, अरे तुम लोग यहाँ? सवालिया निगाहों से उसने सबको देखा। हाँ भाई, हमने सोचा तुम्हें थोड़ा सरप्राइज दिया जाए। उनमें से एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, भूल गया क्या? आज क्या दिन है? अविनाश ने माथे पर हाथ रखकर याद करने की कोशिश की, मगर कुछ याद नहीं आया। उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन साफ झलक रही थी। तभी एक दोस्त बोला, अरे यार, आज तो हमारा कॉलेज रीयूनियन वाला दिन है। हर साल इसी दिन मिलते हैं ना हम सब। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अविनाश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए बात संभालने की कोशिश की। कोई बात नहीं, उनमें से एक लड़की बोली, चलो आज सब यहीं डिनर करते हैं, मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। अभी उसने फोन निकाला ही था कि दूसरी लड़की बोली, अरे नहीं, बाहर से क्यों मंगाना, घर का बना खाना ही खा लेते हैं। अविनाश ने बात को वहीं रोकते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। तभी उनमें से एक की नजर श्रेया पर पड़ी। वो कुछ सोचते हुए बोली, ये कौन है? अविनाश का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। उसने जल्दी से कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो सीधा श्रेया के पास गया और उसकी कलाई पकड़कर उसे किचन की ओर खींच ले गया।
श्रेया ने हैरानी से अपनी कलाई की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। किचन में पहुंचते ही अविनाश ने सख्त लहजे में कहा, ये सब मेरे दोस्त हैं और इनके सामने मेरी बहुत इज्जत है। अगर इनमें से कोई पूछे कि तुम कौन हो तो कोई भी कहानी बना देना, लेकिन खबरदार, अगर तुमने यह बताया कि तुम मेरी पत्नी हो तो। उसकी आवाज में जहर भरा हुआ था। वो बोला, अपनी पहचान को मुझसे जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी हो। मैं सिर्फ मम्मी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करता। उसके शब्द जैसे सीधे श्रेया के सीने में उतरते चले गए। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी उतर आई। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर गला रुंध गया। अविनाश बिना उसकी तरफ देखे किचन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही श्रेया के आंसू खुद ब खुद बह निकले। उसके गालों पर आंसू की धार बन गई थी। वो सोचती रह गई, कैसा पति है जो अपनी पत्नी से कह रहा है कि मेरी बीवी मत कहना, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। वो खुद को किसी तरह संभालते हुए किचन से बाहर निकली। जैसे ही वो लिविंग रूम में आई, सबकी नजरें फिर उसी पर टिक गईं। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी पर सवाल और किसी पर बस हल्की मुस्कान, मगर श्रेया की आंखों में बस एक ही चीज थी, टूटन और दर्द। वो लड़कियां अब श्रेया के बिल्कुल सामने आकर रुकी। वह थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि उसके सामने उसके पति के दोस्त खड़े थे। वैसे हमने सुना है अविनाश, तुमने शादी कर ली, एक लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही अविनाश के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। ओह, तो तुम अविनाश की पत्नी हो, उनमें से एक लड़की ने कहा। श्रेया कुछ कह पाती उससे पहले ही एक और सवाल हुआ, तुम्हारा नाम क्या है? श्रेया उन सबको नहीं देख रही थी। उसकी निगाहें तो सिर्फ अविनाश कुमार पर टिकी थी, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। जैसे यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि वह उसके दोस्तों के सामने उसकी पत्नी के रूप में पहचानी जाए। श्रेया के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। उसके लब बामुश्किल हिले। श्रेया वर्मा। उसने सीधे अविनाश की आंखों में देखकर अपना नाम बताया। वो देख सकती थी कि उसकी इस बात पर अविनाश की आंखों का रंग और गहरा लाल हो गया था। उस पल श्रेया के दिल में कुछ टूटकर बिखर गया। मेरा नाम श्रेया वर्मा है, उसने धीरे से कहा। मेरा अविनाश कुमार से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उनकी माँ की एक जानकार हूँ, इसीलिए उनके घर में रहती हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज में जो दर्द था वो शायद सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। जैसे जैसे श्रेया बोल रही थी वैसे वैसे अविनाश के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो नहीं चाहता था कि कोई ये जाने कि श्रेया उसकी पत्नी है, और आज इस लड़की ने सबके सामने उसका झूठ, उसका अभिमान बचा लिया था। लेकिन उसी पल जब उसने ये कहा कि उसका अविनाश से कोई ताल्लुक नहीं, तो अविनाश के दिल में भी कुछ ऐसा टूटा जो शायद अब कभी जुड़ नहीं सकता। वो साफ देख सकता था कि श्रेया की आंखों में कोई भरोसा, कोई उम्मीद, कोई मोहब्बत धीरे धीरे मर रही थी, और उसी के साथ उसके भीतर भी कुछ खत्म हो गया था। उसने दिल को समझाने की कोशिश की, मगर अंदर तक अजीब सी तकलीफ उठ रही थी। वो देख रहा था कि उसके सारे दोस्त उसकी पत्नी को रहम भरी नजरों से देख रहे थे। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग खाना खाइए, मैं लगवाती हूँ। वो उठी और सीधी किचन में चली गई। वहां जाकर नौकरानी से खाने की तैयारी करवाने लगी। उसका चेहरा शांत था, मगर दिल अंदर से जैसे टूट चुका था। वो आज समझ गई थी, जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। जो इंसान अपने दोस्तों के सामने उसे अपनी पत्नी तक नहीं कह सकता, वो उससे मोहब्बत क्या करेगा? शायद वो सारी जिंदगी इसी झूठी उम्मीद के पीछे भागती रहेगी। इतने में विपिन भी लॉन से अंदर आया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। श्रेया ने एक लंबी सांस ली, फिर सिर झटकते हुए ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई और सीधी ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गई। फिर उसने अलमारी से काले रंग का एक सादा सूट निकाला और उसे पहनने के लिए वॉशरूम में चली गई। अंदर जाकर दरवाजा बंद किया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसे बार बार रोना आ रहा था। आज अविनाश ने जो दर्द उसे दिया था, शायद उस दर्द से वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। उधर नीचे डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा रहे थे। तभी अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अविनाश, वो लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हारी उसी से शादी की होगी, लेकिन अफसोस तुमने की तो सही, पर मानते नहीं हो। अनीता की यह बात सुनकर शरद चौंक गया।
क्या बात कर रही हो तुम लोग? किस लड़की की बात हो रही है? अनीता ने जवाब दिया, अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ अविनाश के घर में एक लड़की रहती है। क्या नाम था उसका? हाँ, श्रेया। श्रेया कह रही थी कि वो आंटी की जानने वाली है। मैं तो समझी थी कि अविनाश की बीवी है। अनीता की बात सुनकर शरद कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने अविनाश की तरफ देखा जो तुरंत सर हिलाते हुए सबको खामोश रहने का इशारा कर रहा था। यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। अविनाश ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों को क्या हो गया यार? शरद ने माहौल संभालने की कोशिश की, मगर बाकी सब तो देख चुके थे। अरे हमने खुद अपनी आंखों से देखी है, वो लड़की ऊपर गई है थोड़ी देर पहले। तुम्हें तो सब पता होगा ना, तुम तो यहाँ अक्सर आते जाते रहते हो, सार्थक ने कहा। सार्थक की बात सुनकर शरद के मन में शक की जगह अब यकीन ने ले ली थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम सबको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। श्रेया सच में अविनाश की पत्नी है। इन दोनों की शादी को करीब 1 महीना हो चुका है। शरद की बात सुनते ही पूरे डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। अविनाश ने गुस्से से शरद की तरफ देखा, जैसे निगाहों से ही उसे काट खा जाएगा, मगर शरद भी शरद था। उसने बिना घबराए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले रिया ने कहा। फिर उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा, लेकिन अविनाश ने तो कहा कि वो लड़की उसकी कुछ नहीं लगती। रिया की बात पर सबकी नजरें अब अविनाश पर टिक गईं। वो एकदम शर्मिंदा सा बैठा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो सोच रहा था शायद श्रेया नाराज होकर चली गई, इसीलिए उसने गुस्से में ऐसा कहा होगा। शरद ने बात संभालते हुए कहा, हाँ शायद उसी बात पर नाराज होकर चली गई होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि श्रेया उसकी पत्नी है। ये कहते हुए उसने अविनाश की तरफ देखा, निगाहों में साफ नाराजगी थी। अच्छा, मगर शादी इतनी जल्दी में कैसे हुई और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अनीता ने फिर सवाल किया। अविनाश ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार भी चुप रहना ही ठीक समझा, जैसे उसके होंठ पर किसी ने ताले जड़ दिए हों। शरद ने उसकी खामोशी को देखकर कहा, शादी बहुत अचानक हुई थी। कुछ हालात ऐसे बन गए थे कि बिना किसी तैयारी के ही सब करना पड़ा। उसकी बात पर सब एक दूसरे को देखने लगे। माहौल अब भी भारी था और ऊपर कमरे में बैठी श्रेया वर्मा उस हर शब्द को अपने दिल में उतरते हुए महसूस कर रही थी। उसके बाद शरद ने सबको पूरी सच्चाई बता दी। जो कुछ उन्होंने सुना, उसे सुनकर सब कुछ पल के लिए हैरान रह गए। अविनाश जो यह सोच रहा था कि सब उसके ऊपर हंसेंगे, बल्कि उसके ठीक उलट सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरे वाह अविनाश, ये तो बहुत अच्छी बात है, रिया ने उत्साह से कहा। कम से कम तुमने एक लड़की को अपना नाम तो दिया, उसे इज्जत दी। सच कहूं तो हमें यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। रिया की बात सुनकर सबने तालियां बजा दी। और हाँ, अनीता हंसते हुए बोली, वो लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो कहूंगी कि तुमने सही चुनाव किया। सबके चेहरों पर खुशी और मजाक का माहौल बन गया। कोमल ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारे घर में अब इतना बढ़िया खाना कब से बनने लगा? आज तो खाना वाकई लाजवाब है। उसकी शरारती मुस्कान देखकर सब हंस पड़े। सच कहूं तो मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, विपिन ने मजाकिया अंदाज में कहा। वैसे ये खाना किसने बनाया है बताओ तो हम उसे टिप देंगे। अविनाश की मुट्ठियां भीज गईं। उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए बामुश्किल कहा, ये खाना किसी नौकरानी ने नहीं, श्रेया ने बनाया है। उसके लहजे में इतना कसाव था कि सब खामोश हो गए। अविनाश कुर्सी से उठा और गुस्से में बाहर लॉन की तरफ चला गया। सबने एक दूसरे को देखा। फिर किसी ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, अरे वाह, तो हमारे अविनाश कुमार को तो एक समझदार, खूबसूरत और परफेक्ट बीवी मिल गई। वाकई बहुत खुशकिस्मत है भाई। वे सब हंसने लगे, एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए मजाक करने लगे। शरद भी उठकर उसके पीछे लॉन में चला गया। वहां अविनाश बेचैनी से बार बार टहल रहा था। शरद ने पास जाकर कहा, अविनाश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी अजीब हरकतें कर रहे हो? कौन सा पति अपनी बीवी को किसी और से अजनबी की तरह मिलवाता है? शरद की बात सुनकर अविनाश कुछ पल को खामोश रहा। उसकी आंखों में उलझन थी, चेहरा थका हुआ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। शरद ने उसके कंधे को पकड़कर झचकोरा। अविनाश जैसे नींद से जागा और गुस्से से चिल्ला पड़ा, बस करो शरद,
अब और मत सुनाओ ये लेक्चर, मैं तंग आ चुका हूँ तुम सबकी बातों से। शरद ने देखा कि वो अंदर से टूटा हुआ है, इसीलिए धीरे से बोला, ठीक है रिलैक्स करो, लेकिन जरा सोचो उस लड़की ने क्या सोचा होगा, थोड़ा दिल रखो, इंसानियत रखो। अविनाश चुप रहा। वो शरद को क्या बताता कि वो खुद अपने रिश्ते को अपनाने और उससे दूर भागने के बीच में फंसा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं, शरद ने कहा। वो सब लोग क्या सोच रहे होंगे। दोनों अंदर लौट आए। बाकी सब डिनर खत्म करके अब उठ रहे थे। सबने जाते जाते कहा, अरे अविनाश, अगली बार श्रेया को भी साथ लेकर आना, हम सब साथ में डिनर करेंगे। उनके जाने के बाद शरद ने भी अविनाश को थोड़ा समझाया और फिर चला गया। अब घर में सन्नाटा था। अविनाश ऊपर अपने कमरे में गया, एक नजर बिस्तर पर डाली। वहां श्रेया कंबल सिर तक ओढ़े लेटी थी, शायद सो चुकी थी। अविनाश ने गहरी सांस ली, अपने सारे ख्याल झटक दिए और धीरे से बिस्तर पर जाकर लेट गया। मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह काफी देर तक छत को देखता रहा। जब हिम्मत जवाब देने लगी तो उसने करवट बदलकर श्रेया की ओर देखा। वो बस यूं ही चुपचाप उसे देखता रहा, बिना पलक झपकाए, मगर आंखों में साफ साफ दर्द झलक रहा था। यह अगली रात का मंजर था। शहर पर रात का सन्नाटा छा चुका था। करीब 8 बजे के आसपास अविनाश घर लौटा। सुबह वह जल्दी ही निकल गया था। उसे शरद के साथ शहर से बाहर मीटिंग के सिलसिले में जाना था। वह फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठा तो मिसेज कविता पहले से वहीं बैठी थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन आज श्रेया कहीं नजर नहीं आई। वो ऊपर अपने कमरे में थी। सुबह जब वह निकला था तब शायद वो सो रही थी। अविनाश दिखावे में तो खाने पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका मन बार बार श्रेया की तरफ जा रहा था। वो कहाँ है, क्या कर रही होगी, उसे खुद हैरानी हुई। आज घर आने के बाद सबसे पहले उसी को ढूंढ रहा था। उसने सोचते हुए किचन की ओर देखा, मगर वहां सिर्फ नौकरानी ही काम कर रही थी। श्रेया कहीं नजर नहीं आई। काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा, फिर सिर झटकते हुए खाना अपनी प्लेट में निकालने लगा। क्या बात है, आज घर में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है, उसने हल्के से कहा। मिसेज कविता ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये सन्नाटा तो रोज का है बेटा, तुम्हें आज क्यों महसूस हो रहा है? उसकी आवाज में हल्की हैरानी थी। अविनाश ने हल्की मुस्कान दबाई और झुके हुए कंधों से कहा, शायद आज ज्यादा महसूस हो रहा होगा। उसने पहला निवाला उठाया, मगर जैसे ही खाना मुंह में डाला भौंवें सिकुड़ गईं। आज खाने का स्वाद ही कुछ अजीब था, जैसे किसी ने नमक की जगह कड़वाहट मिला दी हो। उसने बामुश्किल एक कौर खाया और फिर पूरी प्लेट किनारे सरका दी। लगता है आज खाना किसी नौकरानी ने बनाया है, वह अपने आप बोल पड़ा और फिर खुद को ही एहसास हुआ कि यह वही खाना नहीं था जो रोज श्रेया बनाया करती थी। मिसेज कविता ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज श्रेया ने कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये तो हैरानी की बात है बेटा, अब तुम खाने से पहचानने लगे हो कि उसे किसने बनाया है। उनके लहजे में नाराजगी थी और चेहरे पर भी कुछ सख्ती। अविनाश को महसूस हुआ कि माँ वाकई गुस्से में है। उसने हैरत से पूछा, क्या बात है मम्मी, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा? मिसेज कविता ने उसकी ओर देखे बिना कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे मूड से, मैं जैसे मर्जी मूड रखूं। मिसेज कविता ने फिर उसी नाराजगी भरे लहजे में कहा था कि अविनाश को यकीन हो गया कि माँ अब उससे सख्त नाराज है। उसने एक बार फिर आसपास नजर दौड़ाई। हैरानी की बात थी कि आज श्रेया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रोज तो वो दोनों के साथ यहीं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती थी और यही वक्त था। लगता है आपकी बहू ने कोई बात कही है, उसने धीमे लेकिन तंज भरे लहजे में कहा। फिर कुर्सी पर थोड़ा झुकते हुए बोला, वैसे कहाँ है आपकी बहू, आज नजर नहीं आ रही। मुबारक हो। मिसेज कविता के चेहरे पर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कुराहट आई। तुम्हें मेरी बहू अब नहीं दिखेगी, वो जा चुकी है। अविनाश, जो अब तक बिल्कुल बेफिक्री से बैठा था, अचानक चौंक कर सीधा बैठ गया। क्या मतलब जा चुकी है? उसने बेहद हैरानी और बेचैनी से पूछा। उसकी आंखों में सख्त हैरानी थी। वो चली गई। मिसेज कविता ने ठंडे स्वर में कहा, चली गई? यह 2 शब्द मानो हथौड़े की तरह उसके कानों में गूंजे। अविनाश कुछ पल तो वहीं जड़ सा बैठा रह गया, फिर उठ खड़ा हुआ और तेजी से ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसने अंदर देखा। बिस्तर बिल्कुल साफ और सजा हुआ था, जैसे किसी ने हफ्तों से उसे छुआ तक ना हो। सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन फिर भी कमरा खाली और सूना लग रहा था।
वो कमरे में खड़ा बहुत देर तक बस चारों तरफ देखता रहा। उसके होते हुए कमरे में एक सुकून सा रहता था। उसकी मौजूदगी से जैसे हवा भी महक उठती थी, लेकिन आज उसे लग रहा था कि जैसे यह कमरा उजड़ गया हो। 2 कदम चलते हुए वो बिस्तर के पास आया। हर चीज कितने करीने से रखी थी। वो लड़की कितनी सलीकेदार थी। कपड़े, किताबें, सब कुछ अच्छे से रखा हुआ। उसकी आदतों में एक अजीब सी साफ सुथराई और शांति थी। अविनाश ने धीरे से ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला और लाइट ऑन की। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। हर चीज अपनी जगह थी, पर फिर भी एक खालीपन था। एक अजीब सी कसक उठी दिल में। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने बामुश्किल उसे रोकने की कोशिश की। सिर्फ 1 महीने में ऐसा क्या हो गया था कि वो लड़की जिसे वो कभी खास नहीं समझता था, आज उसके लिए इतनी जरूरी हो गई थी। कहते हैं कि किसी की आदत लग जाना किसी से मोहब्बत हो जाने से ज्यादा खतरनाक होता है, और श्रेया सिर्फ 1 महीने में अविनाश कुमार की सबसे गहरी आदत बन चुकी थी। वो खुद से बार बार नफरत करने लगा था कि क्यों उसे अपने दिल में जगह दी। वो खुद को समझाता कि अगर वो वापस आ भी गई तो क्या होगा, और अगर नहीं आई तो क्या। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से 2 आंसू चुपचाप गिरे और गालों पर लुढ़क गए। अगले ही पल उसने बेदर्दी से उन्हें पोंछ डाला, जैसे खुद पर गुस्सा आ गया हो। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो उसे लगा जैसे उसकी रूह तक थक चुकी हो। वो बैठ के सिरहाने जाकर बैठ गया, पीठ टेक दी और आंखें बंद कर गहरी सांस ली। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी अचानक कानों में चूड़ियों की छन-छन सुनाई दी। उसके चेहरे पर झुलझुलाहट आ गई। फिर शुरू हो गई ये चूड़ियों की छन-छन। श्रेया, इन्हें बंद करो, मेरा सिर फट रहा है। वो आंखें बंद किए बड़बड़ाया, लेकिन अगले ही पल जैसे नींद टूटी, उसने झटके से आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आवाज अब सिर्फ उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे यादों की परछाई हो। उसका दिल बेचैन हो उठा। कमरा फिर से वीरान लगने लगा। उसका मन हुआ कि बस वो लौट आए, चाहे सारी रात उसकी चूड़ियां छनकती रहें, लेकिन वो आ जाए। लेकिन क्या वो सच में अब कभी वापस नहीं आएगी? उसके दिल में एक टीस उठी। उसे अब एहसास हुआ कि जो वह खुद से छिपाता फिर रहा था वही सच्चाई थी। उसे श्रेया से मोहब्बत हो गई थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जो सुलूक उसने उसके साथ किया था, उसके बाद वह कैसे लौटती, कैसे उसके साथ रह पाती? 2 हफ्ते और गुजर गए। उस रात जब अविनाश घर लौटा तो हर चीज में सन्नाटा था। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया और उस खाली घर की ओर देखा। सच में श्रेया के बिना यह घर सूना था। उसने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर हल्का अंधेरा था। उसने लाइट जलाने की जहमत नहीं की, बस एक नजर घड़ी पर डाली। रात के 10 बज रहे थे। वो थका हुआ था, बहुत थका हुआ। उसने बैग सोफे पर रखा, कोट उतारा, टाई ढीली की और वहीं फेंक दी। जूते भी उतार कर एक तरफ रख दिए। मन बिल्कुल बेचैन था। बिना कुछ खाए वो सीधे बेड पर जाकर लेट गया। बस नींद चाहिए थी, चैन चाहिए था। लेकिन जैसे ही उसने आंखें मूंदी, कमरे में एक तीखी चीख गूंजी। वो झटके से उठ बैठा, जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो। घबरा कर उसने पास रखे लैंप का स्विच दबाया। रोशनी फैली और सामने वो थी, श्रेया। वो बेड पर बैठी थी, अपनी कोहनी सहला रही थी, चेहरा गुस्से से लाल। अविनाश की सांस अटक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये सपना था या सच? अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? मेरी बाजू तोड़ दी तुमने, वो गुस्से से बोली। लेकिन अविनाश बस उसे देखे जा रहा था, जैसे कोई मरी हुई उम्मीद फिर से जिंदा हो गई हो। श्रेया, उसने धीमे से उसका नाम लिया, जैसे यकीन करना चाह रहा हो। क्या तुम सच में यहाँ हो? वो उसके और करीब झुका, दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। श्रेया ने भौएं चढ़ाई और बोली, नहीं, यहाँ मेरा भूत बैठा है। उसकी आंखों में वही गुस्सा था, लेकिन अविनाश के चेहरे पर एक अजीब सी राहत, जैसे उसका अधूरा दिल फिर से धड़कने लगा हो। उसके जवाब के लहजे से अविनाश को यकीन हो गया कि वो वाकई उसके सामने है। यह कोई वहम नहीं था, वो सचमुच लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिली और अगले ही पल उसने उसे अपने सीने से ऐसे लगाया जैसे सारी बेचैनी, सारी कसक घुल गई हो। उसके गले से लगते ही उसे सुकून मिल गया, ऐसा सुकून जो ना जाने कितने दिनों से गुम था। मुझे यकीन नहीं हो रहा श्रेया, तुम सच में वापस आ गई, अविनाश ने थरथराती आवाज में कहा। श्रेया ने उसकी आंखों में झांका। उनमें दर्द और मोहब्बत दोनों साफ झलक रहे थे।
क्यों? आपने सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी और मेरे बिना आपको बहुत चैन मिल रहा था क्या? वो अभी भी गुस्से में थी, होंठ फूले हुए, आंखों में सिकवे की चमक थी, लेकिन उसी नाराजी में भी कुछ ऐसा था जिसने अविनाश के अंदर की बेचैनी को सुकून में बदल दिया। उसने धीमे से कहा, नहीं, चैन तो कभी नहीं मिला, बस जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। फिर थोड़ा रुककर पूछा, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? श्रेया ने हल्के से चेहरा फेरते हुए कहा, पापा से कहा था कि मुझे छोड़ जाएं, वो छोड़ गए। आपको तो परवाह ही नहीं थी, ना कि आपकी बीवी मायके चली गई है तो जाकर ले आए। लगता है मेरे बिना आपको बहुत सुकून था। वो बात को नाराजगी से कह रही थी, लेकिन अविनाश हर लफ्ज में अपनापन महसूस कर रहा था। उसने उसकी आंखों में देखा और बेहद मुलायम आवाज में कहा, तुम्हें क्या पता तुम्हारे बिना मैंने कितनी तकलीफें सही, कितना अकेलापन झेला। अब जब तुम वापस आ गई हो ना, तो लगता है मेरी रूह को सुकून मिल गया। आज के बाद तुम्हें कभी भी कहीं अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं तुमसे सच्ची गहरी मोहब्बत करता हूँ श्रेया, और मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जो भी तकलीफ तुम्हें दी उसके लिए माफी मांगता हूँ। सच में सॉरी। उसकी आंखों में नमी और लहजे में सच्चाई थी। वो बोलता जा रहा था और श्रेया के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी। उसे याद आया कि मिसेज कविता जी ने उसे फोन करके समझाया था कि उसे घर लौट आना चाहिए। उन्होंने कहा था, बेटा अविनाश तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है, चाहे वो कुछ भी कहे, पर अंदर से टूट चुका है। और सच यही था। श्रेया खुद भी अब उसके बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए आज उसने पापा से कह दिया था कि वो उसे घर छोड़ आए। वो सोच रही थी कि उसे सरप्राइज देगी, मगर वो तो बहुत देर से आया और इंतजार करते करते उसे नींद लग गई थी। प्लीज अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, उसने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा। मेरे पास ही रहना, अविनाश ने धीरे से कहा। अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही रहो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, श्रेया ने धीमी आवाज में कहा। अगर आप मेरे साथ ठीक रहेंगे तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात पर अविनाश मुस्कुराया। उसने झुककर उसे गले लगा लिया और श्रेया की सारी नाराजगी पल भर में जैसे पिघल गई। कमरे की लाइट बंद हो गई, मगर दोनों के बीच का अंधेरा मिट गया। अब उनके बीच सिर्फ अपनापन और सुकून था। अविनाश ने धीमे से कहा, अब तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम मेरे साथ हो तो सब मुकम्मल है। अगले दिन कविता जी ने अविनाश से कहा कि अविनाश बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें काफी तकलीफ हुई है। मेरा तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाने का कोई इरादा नहीं था, पर जब मैं वहाँ श्रेया की शादी के फंक्शन में गई तो वहाँ जो कुछ हुआ उससे मेरा बहुत दिल दुखा। श्रेया बहुत ही मासूम लड़की थी और मैंने सुना था वह स्वभाव की भी बहुत अच्छी है, और तुम खुद कोई लड़की पसंद करते नहीं थे। किसी ना किसी से तो तुम्हें शादी करनी ही थी। तो मैंने सोचा कि इतनी अच्छी लड़की हमारे घर आ जाए और इस लड़की की भी जिंदगी सुधर जाएगी, वरना हमारा समाज ऐसा है जो लड़कियों पर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैंने यह फैसला किया, पर इस वजह से तुम दोनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पर मैं अब खुश हूँ कि तुमने श्रेया की अच्छाइयों को देखा और उसे अपनाया। अविनाश ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और बोला, माँ, मैं बस जल्दबाजी और जबरदस्ती से नाराज था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कुछ एकदम से हुआ था, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। कविता जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो लिखा था वह तुम्हें मिल गया और तुम्हें श्रेया से मोहब्बत हो गई। इससे बढ़कर और क्या है। अब श्रेया और अविनाश दोनों की जिंदगी मोहब्बत से भर चुकी थी और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी, सम्मान भरी, मोहब्बत भरी जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिसकी वजह से अगर किसी लड़की की शादी टूट जाती है तो लोग उसे दोषी ठहराने लगते हैं, पर हर बार शादी टूटने पर लड़की का ही दोष हो ये जरूरी नहीं। साथ ही साथ हमारे समाज को यह बात भी समझनी चाहिए कि शादी एक रिश्ता है। यह जिनको शादी करनी है उनका अपना फैसला है। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही या कोई व्यक्ति शादी नहीं करना चाहता तो यह भी उसका अपना व्यक्तिगत फैसला है। शादी इंसान की इज्जत या रुतबे को तय नहीं करती। शादी के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ होता है। जिनको शादी करनी हो उन्हें शादी करने दी जाए, और जिससे भी वह करना चाहते हैं और जिसको नहीं करनी है उसके साथ जबरदस्ती ना करें। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है।
ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।